Hello everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. This side Nisha Sharma, your friend, your guide. Hope you all are fine. So guys, लिटरेचर इन शॉर्ट्स में आज हम एक छोटा सा नोवेल डिस्कस करने जा रहे हैं. बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है इस नोवेल की, जो कि लिखा था बहुत फेमस प्ले राइट ने. यस, प्ले राइटर थे वो, बस एक ही नोवेल उन्होंने लिखा था. ये काफी अच्छा नोवेल है, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं. तो मोस्ट फेमस प्ले राइटर जिनका नाम था ऑस्कर वाइल्ड, जिनको शेक्सपियर के बाद ही बहुत अच्छा प्ले राइटर माना जाता है. ऑस्कर वाइल्ड ये विक्टोरियन एरा के लगभग लास्ट कह सकते हो, मॉडर्न ओपनिंग की स्टार्टिंग में इसको कह सकते हो, कैसे भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो. बट हम कंसीडर करें तो विक्टोरियन एरा के सिंगल प्ले राइटर के अंदर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, इसका टाइम स्पैन माना मॉडर्न में भी चला जाता है, बट इसके फेमस वर्क्स का टाइम विक्टोरियन में ही रहता है. ठीक है, ये एक आयरिश पोएट थे, ये आयरिश पोएट थे, प्ले राइटर थे. यदि हम बात करें, इन्होंने आर्ट फॉर आर्ट शेक को प्रमोट किया था. आर्ट्स और आर्ट शेक को इन्होंने क्या किया था भाई, प्रमोट किया था. ठीक है, तो इन्होंने वैसे तो प्ले ही लिखे हैं. द बीइंग इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट आपने सुना होगा. इनका मोस्ट फेमस जो प्ले है द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, जिसमें अर्नेस्ट नाम की इंपॉर्टेंस को लेके बहुत प्यारी सी कहानी है. बट यहाँ पर हम उस प्ले को डिस्कस नहीं कर रहे. इन्होंने एक ही नोवेल लिखा है, आपको ध्यान रखना है, और उस नोवेल का नाम है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे. तो हम इस नोवेल को डिस्कस कर लेते हैं. तो पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, यहां पर होता क्या है, ये एक फिलोसफिकल नोवेल है, ध्यान रखेंगे. स्टार्टिंग में जब इसको पब्लिश करवाया गया, सीरियली पब्लिश होते थे, तो स्टार्टिंग में पहली बार इसको 1890 में एक मैगजीन के अंदर पब्लिश करवाया गया. अमेरिकन मैगजीन के अंदर, जो मंथली मैगजीन थी अमेरिकन, जिसका नाम था लिपिनकॉट. ठीक है, याद रखेंगे, LIPPINCOTT. लिपिनकॉट्स इज लिटरेरी मैगजीन, जिसमें इसको पब्लिश करवाया गया था. स्टार्टिंग की भी बात करें हम, तो लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया था. शॉर्ट लेंथ में पब्लिश करवाया था इसने शुरू में, फिर इसने 1891 में इसको फुल लेंथ में पब्लिश करवाया. और जब इसको फुल लेंथ में पब्लिश करवाया गया तो लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया इस नोवेल को, काफ़ी पसंद किया गया. इसकी सेटिंग जो है बेसिकली लंदन की है, और 20 चैप्टर्स में इस नोवेल को डिस्कस किया हुआ है. तो बात कर लेते हैं इसके मेजर कैरेक्टर्स की और कहानी कैसे मूव करती है. तो इसका मेजर कैरेक्टर है, जो टाइटल के अंदर है, डोरियन ग्रे. ठीक है, तो आपका ये जो मेजर कैरेक्टर है डोरियन ग्रे है इसका कैरेक्टर. अब होता क्या है, ये डोरियन ग्रे बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर, बहुत हैंडसम. मतलब ये बहुत अट्रैक्टिव होता है, बहुत हैंडसम होता है, मतलब बहुत स्टाइलिश लगता है, सब इसको बहुत पसंद करते हैं. तो ऐसे में ये अपना एक पोर्ट्रेट बनवाता है, और वो जो पेंटर होता है जिससे पोर्ट्रेट बनवाता है, उसका नाम है बासिल हॉलवॉर्ड. ठीक है, ध्यान रखेंगे, कैरेक्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे. बासिल हॉलवॉर्ड, तो ये बासिल हॉलवॉर्ड से क्या करता है, अपना पोर्ट्रेट जो है बनवाता है. अब जब ये इससे अपना पोर्ट्रेट बनवाता है, तो बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बासिल बना रहा होता है. तो बासिल का ही एक फ्रेंड है जिसका नाम है हेनरी वॉटन, मतलब बहुत अच्छा फ्रेंड नहीं है, नोन कह सकते हो आप, हेनरी वॉटन. ठीक है, तो हेनरी वॉटन का नाम का बंदा है, वो बासिल से पूछता है, यार तू किसका पोर्ट्रेट बना रहा है, ये इतना सुंदर कौन है. बट ये बताना नहीं चाहता, सीक्रेट को बिल्कुल भी लूज नहीं करना चाहता, रिवील नहीं करना चाहता कि मैं किसका पोर्ट्रेट बना रहा हूं. लेकिन जो ये हेनरी वॉटन है इस कहानी में, ये हेडोनिस्टिक है. हेडोनिस्टिक समझते हो, द पर्सन हु ऑलवेज सीक फॉर द प्लीजर्स, सेंसुअलिटी, मतलब उसको सिर्फ अपनी खुशी चाहिए, प्लीजर चाहिए, मतलब मजे करने, समझ लो ना, खाओ पियो मौज उड़ाओ. तो उस टाइप की पर्सनैलिटी है ये जिंदगी में हेनरी वॉटन. तो हेनरी वॉटन जिस टाइप का बंदा, वो चाहता है यार मैं ऐसी ही एक कम्युनिटी क्रिएट करूं, ऐसे ऐसे बंदे इकट्ठे करूं जिनके लिए आर्ट की, मतलब जिनके लिए सोल की कोई वैल्यू नहीं हो, जिनके लिए सिर्फ उनके प्लीजर की वैल्यू है, कि उनकी सोल आत्मा है तो उनके प्लीजर्स के लिए है सिर्फ. ठीक है, तो ऐसा बंदा होता है ये. तो भाई डोरियन ग्रे भी यहां पर आ जाता है. तो फाइनली हेनरी वॉटन डोरियन ग्रे से मिलता है, और डोरियन ग्रे बहुत सुंदर होता है. तो ये खुद सोचता है यार इसको तो इस चीज में लाना ही पड़ेगा, इसको तो मेरे जैसा बनाना ही पड़ेगा. तो हेनरी वॉटन कहीं ना कहीं इसको बोलता है कि यार तुम क्या जिंदगी जी रहे हो, तुम्हें ऐशो आराम वाली जिंदगी जीनी चाहिए, प्लीजर वाली जिंदगी जीनी चाहिए. मैं तुझे एक बुक देता हूँ, येलो बुक उस बुक का नाम था, कि मैं तुझे एक येलो बुक देता हूँ, उसमें जो चीजें हैं तो उसको फॉलो कर, तेरी तो जिंदगी बदल जाएगी. अब इसकी एक प्रॉब्लम थी डोरियन ग्रे की. डोरियन ग्रे का मतलब भी होता है हमेशा ब्यूटीफुल रहना. ये चाहता था कि मैं हमेशा सुंदर रहूं, मतलब इसको अपनी खूबसूरती के ऊपर ज्यादा घमंड था, कुछ भी कह दो. ये चाहता था भाई मैं बहुत सुंदर रहूं, मैं कभी बूढ़ा नजर ना हूं, और मैं बस बहुत हैंडसम रहूं. इसकी ये ख्वाहिश थी. अब इसने इसकी एक कमी पकड़ ली, तो ये कहता है कि मैं तेरे को हमेशा वादा करता हूं, तू हमेशा सुंदर बना रहेगा, जो मैं बोल रहा हूं ना, जो मेरी येलो बुक में लिखा तू उसको फॉलो कर. तो इसको क्या था, कहता ठीक है मुझे सुंदर रहना है, लेकिन अब इंसान ऐसे तो सुंदर नहीं रह सकता, कोई ना कोई सौदा तो होएगा. अब दिक्कत क्या होती है, अब होता क्या है, इसका जो पोर्ट्रेट बनाया गया था, जो बहुत सुंदर बनाया था बासिल ने,
अब इनका जो डीलिंग हुआ, जो मैजिकल हुआ, जो गोइथिक हुआ, यहाँ पर क्या मतलब सोल का डील हुआ कि भाई तेरी सोल को तू सेल कर दे, मतलब एक तरह से बंदा अपने ऐशो आराम के लिए अपनी सोल तक को बेच सकता है, वो थीम यहाँ पर प्रेजेंट की गई है। और तेरी जो सोल है वो इस फोटो के अंदर है। एक तरह से कहने का मतलब लाइफ में डोरियन तू कुछ भी करेगा ना तो तेरा इंपैक्ट इस पे जाएगा, मतलब कहने का मतलब आप कुछ भी करते रहो, आपके शरीर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा फर्क पड़ेगा आपके पोर्ट्रेट पे, पूरा फर्क पड़ेगा आपकी फोटो पे, इसको ऐसे लगता है। ठीक है, मतलब ऐसे डील हो जाती है। वो कहता है ठीक है, आई विल रेडी टू सेल माई सोल फॉर माई प्लीजर्स। देखो प्लीजर्स के लिए सोल को बेचने को तैयार हो गया। कहता भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं कभी मतलब स्मार्टनेस नहीं जानी चाहिए, मैं हमेशा यंग रहना चाहिए, पिक्चर बूढ़ी होती रहे। एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड कि इसकी लाइफ में कुछ भी हो रहा, पिक्चर पे इंपैक्ट आ रहा है, डोरियन पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। अब डोरियन की लाइफ में एक लड़की आती है जिसका नाम है सिबलिन। ठीक है, सिबलिवियन, ये एक एक्ट्रेस है, हीरोइन है, बहुत सुंदर थी। तो डोरियन इसको पसंद करने लग जाता है, बहुत बढ़िया तरीके से डोरियन इसको पसंद करता है। लेकिन एक दिन कोई एक्ट परफॉर्म कर रही थी, बेटर वे में नहीं कर पाई, तो डोरियन की इससे लड़ाई हो जाती है। और डोरियन कहता है कि मैं तेरे से रिश्ता नहीं रखना, मैं एंगेजमेंट तोड़ता हूँ, तू भाड़ में जा, मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे करके वो जो आपकी सिबलिवियन एक्ट्रेस है इससे रिश्ता तोड़ देता है, और ये बेचारी बहुत दुखी होती है, और ये दुखी होकर सुसाइड कर लेती है। अब कहीं ना कहीं लड़ाई झड़ाई करके गया, दुखी हुई है, सुसाइड करी इसने इसकी वजह से। अब ये जब घर जाता है तो देखता है इसकी जो पेंटिंग होती है उसके ऊपर भी स्क्रैच पड़े होते हैं, लड़ लुड़ के जो ये आया था। कहने का मतलब पेंटिंग अगली हो रही है, पेंटिंग पे भी असर कर रहा है। अब बासिल जिसने भाई पेंटिंग बनाई थी उसको बड़ा दुख हो रहा था कि यार इतनी सुंदर मैंने पेंटिंग बनाई है, इसका नाश होता जा रहा है। तो वो कहता है यार तू गलत काम कर रहा है, तू सही रास्ते पे चल, पेंटिंग अपने आप ठीक हो जाएगी, तू ऐसी गलतियां मत कर। लेकिन उसको गुस्सा आता है, बासिल को मार देता है। तू कौन होता है मेरे को बताने वाला? ठीक है, क्योंकि वो तो पूरा येलो बुक के चक्कर में पड़ चुका है, पूरा हेडोनिस्टिक बन चुका है। हेनरी वॉटन ने पूरा अपने जाल में उसको फंसा रखा है। अब ये सोचता है चल ठीक है मैं माफी मांग के आऊं उस लड़की से, क्या पता मेरी पिक्चर सही हो जाए। तो ये जैसे ही माफी मांगने आता है देखता है ये तो मर गई, बट कोई बात नहीं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी जिंदगी को फिर से मजे से जीने लग जाता है। इस लड़की का एक भाई भी है जेम्स वैन, जो सोचता है मैं बदला लूंगा, बट खास इंपॉर्टेंट नहीं है, खास इसने कोई बदला नहीं लिया। ठीक है, कैरेक्टर के रूप में याद कर सकते हो। अब भाई बस टाइम बीतता जाता है, टाइम बीतता जाता है, पिक्चर अगली होती रहती है, पिक्चर अगली होती रहती है। अब इसको एक और लड़की मिलती है जिसका नाम होता है हैटी मर्टन। ठीक है, डोरियन ग्रे अब क्या सोचता है कि मैं अच्छा बिहेवियर करूंगा। ठीक है, ये बासिल को भी मार देता है, अपनी फ्रेंड के साथ इसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगा देता है, फिर अपने फ्रेंड को भी मार देता है। मतलब ये बहुत गलत डीड्स करने लग जाता है डोरियन, बहुत ही गलत काम करने लग जाता है, और इसकी पिक्चर डे बाय डे बहुत ज्यादा अगली होने लगी, बहुत खराब हो गई इसकी पिक्चर। अब ये हैटी मार्टन के साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है। ये क्या सोचता है कि मैं अच्छा बिहेवियर करूंगा तो शायद मेरी पिक्चर अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वो हैंडसम देखना चाहता था अपने आप को भी, पिक्चर को भी। तो वो हैटी के साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है, बहुत अच्छा बिहेव करके घर आके देखता है पिक्चर पे तो कोई असर नहीं है, पिक्चर तो उतनी अगली है, उतनी बूढ़ी होती जा रही है टाइम के साथ। तो इसको बहुत गुस्सा आता है, और इसको पता क्या आता है, इसको ये सोचता है यार मैं इस पिक्चर को ही ना मार दूं, खा लिया इसने तो मेरा खून, इतनी गंदी होती जा रही है, मैं अपने आप को इतना अगली तो नहीं देख सकता, तो मैं इस पिक्चर को ही ना मतलब तोड़ दूं, काट दूं। समझ रहे हो आप? अब सोल तो यहां सेल कर रखी थी इसने मैजिक के वे में, तो कहीं ना कहीं ध्यान से सुनना कहानी का कितना मतलब एंड है मस्त, कि उसकी सोल तो कहीं ना कहीं उस पिक्चर के अंदर थी, है ना, जो सौदा हुआ था, जो मैजिकल चीज हुई थी। तो वो जैसे ही उस पिक्चर को मारता है, मतलब चाकू से, खंजर से, कैसे भी, अब ध्यान से सुना, उस पिक्चर को जैसे ही वो काटता है ना, उस पिक्चर पे तो कोई असर नहीं होता, वो खुद मर जाता है। जो डोरियन ग्रे होता है वो खुद मर जाता है, धरती पर गिर जाता है, और जब वो मरता है तो उसका फेस एकदम बूढ़ो जैसा हो जाता है, और जो पिक्चर होती है वो बिल्कुल वैसी ही सुंदर होती है जैसे बासिल ने बनाई थी, पिक्चर वैसी ही यंग हो जाती है। और यहीं पर जब लास्ट में लोग देखते हैं कि ये बूढ़ा हो गया और ये पिक्चर यंग है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और इस तरीके की ये बहुत छोटा और प्यारा सा नोवेल था। होप सो आपको कहानी पसंद आई। इसकी थीम्स की बात करें तो आर्ट फॉर आर्ट शेक, आर्ट एज एन मिरर, रिलेशनशिप्स बिटवीन मॉरल एंड ब्यूटी, कि भाई आप कुछ मॉरल करोगे तो आप ब्यूटीफुल रहोगे, कुछ आप मॉरल थिंग्स नहीं करोगे तो आप अगली हो जाओगे। ठीक है, ब्यूटी एंड सेंसुअल फुलफिलमेंट इज ओनली प्लीजर, मतलब ब्यूटी और सेंसुअल जो फुलफिलमेंट है दैट इज ओनली नेचर, या सोल ऑफ यूर मतलब सेल ऑफ यूर सोल। तो ये सारी चीजें यहाँ पर ऑस्कर वाइल्ड ने प्रेजेंट की है। सो गाइज होप सो आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है। ये लिटरेचर इन शॉर्ट सीरीज आपको कैसी लग रही है, आपको ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। हर एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये नोवेल आपके लिए। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट।
हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, टेक केयर। और कंप्लीट बैच अचीवर एकेडमी ऐप पर चल रहा है, जिसमें हमने कल ऑस्कर वाइल्ड ही पढ़ा था, तो मुझे स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो मुझे लगा क्यों ना मैं इसको शेयर करूं आप लोगों से। और हाँ, मेक श्योर विक्टोरियन एरा हमारा ऐप पर खत्म हो गया है, तो बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर विक्टोरियन एज का टेस्ट लूंगी मैं, तो टेस्ट यूट्यूब पर ही कंडक्ट करूंगी, आप लोग भी रेडी रहना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।